नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं होंगी, बल्कि खबर की करेंगे पूरी पड़ताल और तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। तो हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो टॉप लाइंस की बात करें तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि हॉर्मुज से जो बड़ी खबर आ रही है, क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे इसके बारे में और कैसे भारत का कूटनीतिक दबदबा है कायम, विस्तार से करेंगे इस पर भी चर्चा। इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करेंगे और आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल चुनाव में धमकी का चल रहा है खेल और टीएमसी नेता की किस तरह से अब बन रही है रेल। विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से मतदाताओं से वोट मांगने के लिए धमकी का सहारा लिया जा रहा है। और इसके अलावा न्यूज पंच में अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से महंगाई और कर्ज से पस्त पाकिस्तान की जनता है त्रस्त। जी हां, विस्तार से करेंगे इस पर भी बात। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए खुशखबरी आई है। वो ये कि भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज ग्रीन सानवी सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज पर लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो पूरे मार्च महीने में ये हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। जी हाँ, तो आइए भारतीय कूटनीति के दबदबे पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत लगातार अपना परचम फहरा रहा है। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा है कायम और अब आ रहा है 7वां एलपीजी टैंकर। जी हाँ, भारतीय कूटनीति का दबदबा कायम और 7वां एलपीजी टैंकर अब भारत आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी, जिसका है भारतीयों को इंतजार, जो कि जल्द ही भारत पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर हम जिक्र करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने पार कर लिया है और हॉर्मुज पार करने वाला ये 7वां जहाज है। जी हाँ, बड़ी संख्या में भारत की ओर एलपीजी आ रहा है और ये तमाम जहाज जो है वो भारत का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो कूटनीति है उसका दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस जहाज की बात करें तो 7 से 9 अप्रैल की वो तारीख, इसके बीच में मुंबई पोर्ट पर पहुंचेगा ये जहाज और ग्रीन आशा जग विक्रम की भी उम्मीद बढ़ चली है। जी हाँ, इसके बाद जो जहाज आएंगे उनकी उम्मीद भी की जा रही है। और अब तक भारत कितने जहाज पहुंच चुके हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बताएं कि जगवसंत जो कि कांडला पहुंचा और इसमें एलपीजी कितना था, 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी इसमें सवार था। पाइन गैस की अगर हम बात करें तो न्यू मंगलोर पोर्ट पर यह पहुंचा और 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के पहुंचा। यानी कि जिस तरह से भारत सरकार बार बार कह रही है कि भारत में ऊर्जा का कोई संकट नहीं है, तो ये तमाम जहाज भारत में पहुंच रहे हैं ऊर्जा को लेकर के। शिवालिक जहाज की अगर हम बात करें तो मुद्रा पोर्ट पर यह पहुंचा था। 46,000 टन एलपीजी इसमें सवार था, लदा हुआ था। नंदा देवी जहाज जो कि गुजरात पहुंचा, वडीनार पहुंचा और 46,000 टन एलपीजी इस पर लदा हुआ था। जगलाडकी का भी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं जो कि मुंद्रा बंदरगाह गुजरात पहुंचा और इसके साथ साथ यूएई से 80,886 टन कच्चा तेल भारत पहुंचा और 1 लाख टन कच्चा तेल पेक्सस पायनियर पर सवार था जो कि मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। 16,714 टन पेट्रोलियम गैस इसमें लदी हुई थी। तो भारत में लगातार किस तरह से ऊर्जा का भंडार मिल रहा है, ऊर्जा पहुंच रही है, उसका जिक्र आपको किया हमने कि किस तरह से एलपीजी जहाज भारत पहुंचे हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं और तथ्यों का और आपको बताते हैं कि आखिर किन देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाजत है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भारत का। जी हाँ, भारत को ये इजाजत मिली है और इसके साथ साथ चीन का जिक्र करें, रूस का जिक्र करें, इराक और पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की इजाज़त ईरान की तरफ से मिली है। यानी कि जिन देशों के ध्वज इन जहाज़ों पर होंगे उसको ईरान की तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। अब भारत सरकार के बड़े कदम का भी यहाँ पर जिक्र करना लाजमी हो जाता है। तो आपको बता देंगे किस तरह से पश्चिम एशिया में संकट के बादल हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है, महत्वपूर्ण कदम उठाते जा रही है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे
वरिष्ठ मेहमान शुभमय भट्टाचार्य, जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पंच में। सबसे पहले तो भारत की कूटनीति की ही बात करते हैं, क्योंकि भारत की जो बाकी देशों में देख रहे हैं, लेकिन भारत इससे उभर कर सामने है। भारत में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। अगर आर्थिक क्षेत्र को समझना चाहेंगे तो कितना बड़ा लाभ है भारत के लिए? अभी सबसे पहले ये आर्थिक क्षेत्र से ज़्यादा सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जनता को एलपीजी की भरपाई हो, एलपीजी के सिलेंडर्स मिले, और उस पर भारत सरकार सबसे ज़्यादा पैनी नज़र रखे हुए हैं। जैसे आप बता रहे थे कि लगातार एलपीजी के कंटेनर्स आ रहे हैं और वो कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट होके भारत के हर कोने में पहुंच रहा है। वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। और इस यही रुख अभी चलना ज़रूरी होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में अभी भी सिचुएशन अभी भी क्या है, इनफैक्ट किसी मायने में भी वेस्ट एशिया सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए ये चूंकि इस पे ऊपर भारत सरकार को काफ़ी खर्च देना पड़ रहा है, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो उसके आलोचना वगैरह हम कभी और दूसरे टाइम पे या बाद में भी कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, वो एकदम अच्छी तरह से चल रहा है। जी, इसके साथ साथ सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत की जो नीति है और नीयत है वो किस तरह से साफ तौर पर दर्शा रही है कि भारत में लगातार जिन जहाज़ों का आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि हम पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात देख रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम ऐसे देश हैं जो आर्थिक अव्यवस्था से जूझ भी रहे हैं और ऊर्जा संकट से भी घिरे हुए हैं, लेकिन भारत इससे बाहर है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि भारत इससे बाहर है। ऊर्जा संकट दुनिया में है और उस संकट को भारत बखूबी अपने पॉलिसीज से उसको संभाल रहे हैं। उसको उस जो जैसे हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि एलपीजी हो या दूसरे क्रूड हो, सबकी जो सप्लाई लाइन है, वो सप्लाई लाइन को मेंटेन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इस पर भारत सरकार काफ़ी सक्षम रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जैसे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार वो एट्रिशन चल रहा है, बहुत अस्थिरता बना हुआ है ईरान में और खाड़ी के बाकी सारे देशों में। उसके बीच में एक एक करके जहाज़ों को लेके आना, ये अपने आप में भारत ने सब शुरुआत से ही जो पॉलिसी रखे हैं कि हम न्यूट्रलिटी रखेंगे, वो न्यूट्रलिटी हमारे लिए काफ़ी काम दे रहा है। और इसलिए जैसे आपने बताया कि इंडिया फ्लैग और बाकी और 4 देशों का फ्लैग ही वहाँ से निकल पा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। जी, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में जहाज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी हमने अपने न्यूज पंच की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ की है। किस तरह से देखेंगे? देखिए, भारत का जो कूटनीतिक रवैया है वो लगातार कायम है। दबदबा कह लें इसको या फिर रवैया कह लें, नीति की बात कर लें या रणनीति की बात कर लें? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और ईरान के जिस तरीके के संबंध रहे, आपने देखा था कि हमारा चाबहार में पोर्ट बनाने की ईरान ने इजाजत दी थी और वहाँ जो है चाबहार पोर्ट पे हमारा काफी काम बढ़ा हुआ था, जिससे कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा के उस पोर्ट के काम को, आगे के काम को रोक दिया। तो निश्चित तौर पे ईरान को भी इस बात के लिए नाराजगी रही है और ईरान ये बात समझता है कि भारत और ईरान के जो ऐतिहासिक संबंध रहे, वो संबंध जो है उनको निभाना और उसके हिसाब से लगातार आगे बढ़ते रहना ईरान के लिए भी जरूरी है, भारत के लिए भी जरूरी तो है ही। और ईरान ये भी मानता है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका होगी। और इसीलिए हमने देखा था कि ईरान ने सबसे पहले जब छोड़ना शुरू किया था जहाजों को, तो उसमें भारत के जहाज को प्राथमिकता दी थी और भारत के जहाज पहले आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, एक साथ नहीं आ रहे थे। निश्चित तौर पे एक के बाद एक भारत के जहाज आ रहे थे। 6 जहाज आ भी चुके हैं एलपीजी वाले, उसके अलावा 2 जो है तेल के टैंकर भी आ चुके हैं। और भी तकरीबन कह सकते हैं कि 3 जहाज एलपीजी वाले लाइन में है। एक जहाज पहुंच जाएगा 6 या 7 अप्रैल को। तो निश्चित तौर पे ईरान और भारत के बीच में जो रणनीतिक संबंध है, उस संबंधों का एक प्रतीक है। और दूसरा ये भी बात है कि भारत और ईरान के बारे में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, और उसमें अभी जो हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कीर स्टारमर ने एक बैठक करवाई थी, और उस कीर स्टारमर की उस बैठक में जिसमें कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए,
इसमें वो बैठक थी जिसमें कि भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रतिनिधित्व किया था जी। और इस बात की सभी ने ताकीद की थी कि देखिए मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है तरीका ईरान के उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, जो अमेरिका कह रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन है। तो इस बात को भी ईरान बखूबी समझता है कि भारत की लाइन जो है हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी की रही है और जिस तरीके से भारत लगातार संवाद को प्राथमिकता देता रहा है। बिल्कुल अखिलेश, भारत संवाद को और साथ ही साथ शांति को भी प्राथमिकता देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। साथ ही साथ हमारे विशेष मेहमान शुभमोय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बताते हैं कि अगली खबर हमारी है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ टीएमसी नेता चुनाव प्रचार किस तरह से कर रहे हैं अब आपको वो बता देते हैं। जी हाँ, हर 5 साल में वैसे तो हर उम्मीदवार पहुंचता है मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करता है, लुभावनी बातें करता है, अपने विकास का खाका भी बताता है, ताकि सत्ता में या तो वो बरकरार रहे और या फिर जो लोग सत्ता से दूर हैं वो सत्ता में आ सके या सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से वोट मांगने की जगह उन्हें धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कमल के फूल पर अगर वोटिंग नहीं हो सकती है और वोटिंग नहीं करें, और अगर वोटिंग में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो जाकर वोट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए किस तरह से धमकी दी जा रही है, सीधे सीधे उनके मताधिकार को ही छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इन धमकियों का जवाब मतदाता कैसे देंगे ये तो 4 मई को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको टीएमसी नेता की धमकी भरे ये शब्द, ये बिगड़े हुए बोल विस्तार के साथ बता देते हैं कि और कुछ कहा गया है। टीएमसी नेताओं के लगातार बोल बिगड़ रहे हैं और ये जो बिगड़े हुए बोल हैं अब ये धमकी तक पहुंच चुके हैं। मतदाताओं को जागीर समझ रहे हैं। जी हाँ, अपनी जागीर समझने की वजह से धमकियां भी दी जा रही है, वोटर्स को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। तृणमूल को वोट देने की बात कही जा रही है कि अगर आप मतदान करने के लिए घर से बाहर निकलें तो आप टीएमसी को वोट करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही रहें, आप घर से बाहर ही ना निकलें। तृणमूल को लेकर के किस तरह से तृणमूल के नेता जो हैं वो मतदाताओं को धमकाने का साफ तौर पर काम कर रहे हैं, उनका रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं हिंसा भड़काई जाती है, कहीं तनाव कर दिया जाता है और कहीं पर मतदाताओं को खुलेआम धमकियां दी जाती है। तो आपको सुनवा देते हैं कि किस तरह से राजू मंडल धमका रहे हैं, सुनिए। হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ওরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব পুরো মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। तो राजू मंडल टीएमसी के नेता हैं, साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि आपको कमल के फूल पर बटन नहीं दबाना है, यानी कि मतदाताओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको अगर वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पर ही देना है। जी हाँ, धमकी अब किस तरह से भारी पड़ती हुई राजू मंडल को नजर आ रही है वो भी आपको साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि वोटर्स को धमकाने पर ईसी ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुर्शिदाबाद से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। तो चुनाव से पहले टीएमसी भले ही हिंसा भड़काने का काम कर रही हो, लेकिन टीएमसी को भी कम झटके नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किस तरह से काम कर रहा है। और जिस तरह से अगर हिंसा आप भड़काते हैं या फिर आप धमकी देने का काम करते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपको बख्शेगा नहीं। और उसी के परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि राजू मंडल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कौन है राजू मंडल ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजू मंडल जो है वो मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता हैं और इसके साथ साथ बहरमपुर पुरसभा के 8 नंबर वार्ड के नेता भी हैं। और इतना ही नहीं, बहरमपुर में टीएमसी जो उम्मीदवार हैं उनके करीबी बताए जाते हैं राजू मंडल। हालांकि वो धमकी दे रहे हैं तो वाजिब सी बात है कि टीएमसी के साथ साथ जिस उम्मीदवार के वो करीबी हैं उसे ही जिताने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मतदाताओं पर ये धमकियां उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने पर जोर दे रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर टीएमसी का इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह का रुख और रवैया है और कब कब आखिर टीएमसी की जुबान फिसली है, क्योंकि ये सिर्फ राजू मंडल नहीं है बल्कि कई बार टीएमसी के बड़े नेता, बड़े चेहरे मंच के माध्यम से धमकाने का काम करते हैं और अपनी जुबान फिसलने की बात उनके सामने आती है। अब आपको बताते हैं कि मार्च 2026 की वो तारीख जब सीआरपीएफ के खिलाफ महिलाओं को भड़काया गया, और इतना ही नहीं आईटीबीपी पर भी
विवादित टिप्पणी की गई थी। अब अक्टूबर 2025 की भी बात करते हैं, जब टीएमसी ने चुनाव आयोग को धमकाया था। नाम कटने को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, धमकियां दी गई। सितंबर 2025 जब भाजपा नेता को चेताया गया और मुंह पर तेजाब डालने तक की धमकी दे डाली गई। तो साफ तौर पर टीएमसी का चेहरा सभी के सामने है, किस तरह से धमकियों पर उतारू है टीएमसी। ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, टीएमसी क्या चुनाव प्रचार धमकाने के साथ ही करेगी? सदा देखिए, राजू मंडल सिर्फ एक शख्स नहीं है। राजू मंडल जैसे जितने भी शख्स है, उन सबको चुनाव आयोग के तरफ से बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये चुनाव अलग है। इस बार पिछले जो चुनाव हुए 2019, 2021, 2024, उन चुनाव की तरह इस बार नहीं होगा। इस बार कमीशन चुप नहीं बैठेगा। तो इसलिए हर एक छोटे शख्स को कमीशन ने अपने रडार पर रखा है। और ये जो शख्स है, ये राजू मंडल, ये एक वर्ड के छोटे मोटे नेता है, लेकिन उन्होंने जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, चुनाव आयोग ने वहां के पुलिस को आदेश दिया कि आप इनको अरेस्ट कीजिए। क्योंकि इस बार और एक इम्पॉर्टेंट बात है संध्या कि इलेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का 135A जो सेक्शन है, जिस सेक्शन के तहत ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बूथ के इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में नहीं, एक बूथ के जितने वोटर्स हैं, वो वोटर्स जिन जिन जगह पे रह रहे हैं, अगर वहां पर भी उनको धमकाया गया, डराया गया, घर से अगर निकलने, वोट मतदान करने के लिए घर से निकलने के लिए उनको कहा गया कि आप मत निकलिए, तो भी उस बूथ में रिपोल होगा। ये इंसिडेंट उस बात को जाहिर करता है कि इस बार चुनाव आयोग कह नहीं रही है, करेगी भी। और यहाँ पे मुर्शिदाबाद, बहरमपुर सिर्फ नहीं, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर भी नहीं, आप आगे 2 दिन पहले चले जाएं तो जैसे सीईओ कार्यालय के बाहर जो काउंसिलर्स के लोग थे, उन 2 कोलकाता कॉर्पोरेशन के 2 कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी शख्स हो जो मतदाता को डराएंगे, धमकाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करने के आड़े आएंगे, उन सबको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी का चेहरा भी सौरभ सामने आ रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे तो हैं ही नहीं टीएमसी के पास। और शायद यही वजह है कि इसीलिए हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही है। और जहां हम देखते हैं कि मतदाता घरों से बाहर निकले, शांतिपूर्ण मतदान करे, लेकिन उसके उलट टीएमसी प्रचार करती हुई और धमकाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा अब न्यूज पंच में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुक करेंगे हमारी एक और खबर का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए रुक लेते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक और ऊर्जा संकट के दोहरे दबाव से जूझ रहा है। ताजा मामला पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यूएई ने पाकिस्तान से अरबों डॉलर का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है। ये कर्ज पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को सहारा देने के लिए दिया गया था। अब क्या है पाक के पास अगला विकल्प, जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर पेट्रोल बम और महंगाई से टूटी कमर पर। तो पाकिस्तान पर फूटा है पेट्रोल बम, लोगों को इसके माध्यम से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो जनता है उसे भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल में 43% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और वही पेट्रोलियम मंत्री की बात करें तो उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया, बढ़ रहा है ऊर्जा का संकट, पेट्रोल डीजल का संकट अब पाकिस्तान में गहरा रहा है। और यहाँ की जो जनता है वो सरकार को कोस रही है। और ईरान जंग के बाद दूसरी बार बढ़े हैं दाम। जी हाँ, लगातार दाम बढ़ रहे हैं और ये दूसरा मौका है जब पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़े हैं तो पाकिस्तान की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। महंगाई से ग्रस्त है पाकिस्तान और ऐसे में जिस तरह से पश्चिम एशिया के हालात हैं तो उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। महंगाई ने किस तरह से कमर तोड़ी वो आंकड़े भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल में 43% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है तो पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा है और लगातार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ रही है, जंग के हालात हैं, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी जनता को राहत देने से नाकाम रही है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल बम फूटा है क्योंकि यहाँ के लोग हैं परेशान, यहाँ की जनता हो रही है परेशान। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान है। जी हाँ, पेट्रोल बम तो फूटा ही है और इसके साथ साथ आईएमएफ के दबाव में भी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आता हुआ नजर आ रहा है। भयंकर गरीबी यहाँ पर छाई हुई है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई नीयत नहीं है, अगर आपके पास कोई नीति नहीं है तो निश्चित तौर पर इसी तरह के परिणाम आएंगे कि जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आईएमएफ के पर ये तमाम तथ्य दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से खस्ता हाल हो चुका है और यहाँ की जो जनता है वो किस तरह से त्रस्त है। आईएमएफ ईंधन सब्सिडी की मंजूरी नहीं देता है लेकर के, क्योंकि कई बार उसको वहां से ऋण मिला है, लेकिन ईंधन को लेकर के किसी तरह की कोई सब्सिडी पाकिस्तान को नहीं मिली। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास जनता के लिए, अपने देश की जनता के उद्धार के लिए कोई पैसा नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर अब महंगाई के बादल मंडरा रहे हैं। आईएमएफ ईंधन सब्सिडी की मंजूरी किसी तरह से नहीं देता है और इसकी वजह से जब पाकिस्तान ने आम जनता के बारे में नहीं सोचा तो पश्चिम एशिया में हालात बिगड़े और उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला पाकिस्तान में भी। अब यूएई का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यूएई ने और भी टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, यूएई ने अब पाक की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तान को तत्काल कर्ज चुकाने का कह दिया गया है। अब पाकिस्तान पर पड़ी है दोहरी मार, सूद सहित लौटाने होंगे पैसे। जी हाँ, इसकी रकम का जो आंकड़ा है वो 3.5 अरब डॉलर का है और यूएई ने रोल ओवर नीति में सख्ती को अपनाया है। पाक की अगर हम बात करें तो 18% तक घट सकते हैं विदेशी भंडार, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिसकी वजह से वो अपने देश की जनता की भरपाई कर सके या फिर उनको संकट से बचा सके। साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से दोहरी मार झेल रहा है। और भी ताज़ा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पंच में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से खस्ता हाल हो रहा है, अब क्या कुछ विकल्प है पाकिस्तान के पास? क्योंकि देखिए, नीति तो पाकिस्तान के पास है नहीं जिससे उबारने के लिए वो अपने देश की जो आवाम है, जो देश की जनता है, उसको बाहर ला सके। देखिए, पाकिस्तान आर्थिक संकट से कई सालों से गुजर रहा है। पहले भी यूएई ने अपना जो उनका ऋण दिया हुआ है उसकी रिटर्न करने की डिमांड की थी और वहाँ पर एक जो उनको बेल आउट बार बार मिला, क्योंकि जिस तरीके से मुनीर ने अमेरिका के सामने घुटने टेके और अमेरिका कुछ लालच दिया तो उनको आईएमएफ से कुछ बेल आउट मिला, लेकिन वो कोई परमानेंट उनको रिलीफ नहीं था। अभी यूएई ने डिमांड किया है कि आप जो उनका 3.5 बिलियन डॉलर है उसको रिटर्न कीजिए। अब 3 इंस्टॉलमेंट में 11 अप्रैल को 450 मिलियन डॉलर, फिर आप 17 अप्रैल को 2 बिलियन डॉलर और फिर 21 अप्रैल को 1 बिलियन डॉलर इनको रिटर्न करना पड़ेगा और उस पर भी सूद लगेगा। तो जिस तरीके के जो हालात हैं पाकिस्तान में और जो डेट ट्रैप उनका बढ़ता जा रहा है वो उनके लिए उल्टा पड़ रहा है। अब उनके पास लगभग 15 बिलियन डॉलर का अभी फॉरेन रिजर्व है और आईएमएफ के प्रोग्राम्स के हिसाब से 7 बिलियन डॉलर इनको अपना मेंटेन करना पड़ता है। वो यूएई, सऊदी अरबिया और चाइना के माध्यम से ये लगभग 12 बिलियन डॉलर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात है वो बहुत बदतर हैं। साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ गया है कि जो आपने खासकर जब आप पेट्रोल और डीजल की कीमत की 40% यानी कि 450 रुपए से ज़्यादा का 1 लीटर वहाँ पे डीजल मिल रहा है। और ये और जो कंडीशंस हैं आईएमएफ की
खासकर जो टैक्स रिफॉर्म्स को लेके बात है, सब्सिडीज को लेके की बात है, उसी पर ही बेल आउट नहीं कर रहा था। तो ये उन्होंने इन कंडीशंस को माना है और इन कंडीशन को मानने से अब उनके पास दोहरा दबाव हो गया। एक तो आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपये का डिवेल्यूएशन हो रहा है, और साथ ही साथ आपको यूएई ने साफ कह दिया कि आप हमारा जो डेट है वो उसको आप रिटर्न कीजिए, और वो भी अप्रैल महीने में कीजिए। हालांकि उन्होंने कहा, एश्योरेंस दिया है। और सबसे बड़ी जो विडंबना, इतने खराब हालात चल रहे हैं, इस हालात में कैसे पाकिस्तान इन आर्थिक संकट से उबर पाएगा, जो कि तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, जो एक्सपोर्ट है उनका, एक्सपोर्ट का लगभग 8% गिरावट आ चुकी है पाकिस्तान के। तो एक चारों तरफ से गिर चुका है। ये देखो, स्मगलिंग के माध्यम से पेट्रोल डीजल को वो थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, ईरान के जो पोरस बॉर्डर है उससे स्मगलिंग करके करना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा। और पाकिस्तान कभी भी ये आर्थिक संकट में एक तरीके से भूचाल आ सकता है, जैसे श्रीलंका में आया, जैसे बांग्लादेश में और पाकिस्तान नेपाल में आया। तो पाकिस्तान में भी कभी भी ये भूचाल आ सकता है कि जनता सड़कों पे उतर के और इसके खिलाफ मुनीर का बेसिकली जो कॉटरी है उसके खिलाफ सड़कों पे आ सकती है, और सत्ता बदलने का राजनीतिक संकट के रूप में एक नया बखेड़ा पाकिस्तान के सामने खड़ा हो सकता है। तो हालात बहुत बदतर है। निश्चित तौर पर सर हालात बिगड़े हुए हैं, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप जब देश की जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, और अगर किसी भी मुल्क में या किसी भी तरह से हालात बिगड़ते हैं, तो फिर आपके मुल्क भी बेपटरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ पंच में। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। तो पाकिस्तान की लगातार टूट रही है कमर, और किस तरह से वहां की आम जनता जो है वो त्रस्त होती हुई नजर आ रही है, और यूएई ने भी अपना कर्ज वापस मांग लिया है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के पास वैसे तो कोई विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि जब आप अपनी आम जनता के बारे में नहीं सोचते हैं तो परेशानियों के बादल भी आपको घेर लेते हैं। बहुत बहुत आपको इस खबर में हमने ताज़ा अपडेट से साझा किया, और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।